Hello students, I am Tapan Singh, a physics teacher, and today we will study about class 9th chapter 3rd physics के gravitation, जिसमें आज हम पढ़ेंगे inverse square rule. How did Newton guess the inverse square rule? ये inverse square rule क्या होता है, इसको न्यूटन ने किस तरीके से गैस किया कि यही इनवर्स स्क्वायर रूल होगा, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर रूल? इनवर्स स्क्वायर रूल होता क्या है? तो the statements made by Newton in his universal law of gravitational that force between two bodies is inversely proportional to the square of distance between them. This is called inverse square rule. न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बताया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है वह फोर्स उन ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मींस दैट F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यही F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर रूल. इसी को हम क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर रूल कहते हैं. ठीक है, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर r डिस्टेंस है तो लगने वाला जो फोर्स होता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. इसको हम इनवर्स स्क्वायर रूल कहते हैं. न्यूटन ने ये बताया कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन न्यूटन ने किस तरीके से बताया, क्या सोचा और क्या आइडिया उनके दिमाग में आया, उन्होंने ये बताया. तो सबसे पहले कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी और स्पीड v अराउंड द सन इज सर्कुलर ऑर्बिट r. हम मान लेंगे कि एक m मास का कोई प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ v स्पीड से या वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है. ठीक है, मास m, वेलोसिटी v, उसके बीच का डिस्टेंस r है. तो देन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F एक्ट्स ऑन अ ऑर्बिटिंग प्लैनेट ड्यू टू द सन व्हिच इज गिवन बाय. हम जानते हैं कि जब सन के चारों तरफ क्या करता है, कोई प्लैनेट मूव करता है, मान लेंगे इसका मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बीच का डिस्टेंस r है, तो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं F. और F क्या हो जाएगा यहां से, F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r हो जाता है. सेंट्रीपिटल फोर्स F स्क्वायर टू mv स्क्वायर अपॉन r होता है, ये फैक्ट है. ठीक है, आगे क्लासेस में आप लोग जानेंगे कि F स्क्वायर टू mv स्क्वायर अपॉन r कहां से आता है. ठीक है, यहां से जब हम देख रहे हैं वेयर m इज कांस्टेंट, m क्या है, कांस्टेंट है. जब m कांस्टेंट है तो we can say that F is directly proportional to v square upon r. जब m कांस्टेंट है, v बदल सकता है, r बदल सकता है, तो F is अलग अलग प्लैनेट के लिए v r बदल सकते हैं. m मान लो यहाँ पे क्या कांस्टेंट, तो F is directly proportional to v square upon r. अब where v is equal to 2 pi r upon t, v क्या आ जाएगा, 2 pi r upon t, where 2 pi r is the circumference of the circular orbit. तो वेलोसिटी 2 pi r ये डिस्टेंस हो जाएगा, और t क्या हो जाएगा, टाइम टेकन. तो F is directly proportional to, और यहां से v is directly proportional to r upon t. We can write here because 2 pi is constant, because pi is a fixed value. ठीक है, तो 2 pi r upon t, तो v is directly proportional to r upon t. अगर यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, और इस r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर में अगर ऊपर नीचे हम r अपॉन r से इंटू कर दे तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब अपॉन t स्क्वायर r. क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब अपॉन t स्क्वायर r, एंड वी नो दैट r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इज कांस्टेंट. ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है. और कहां से होता है कांस्टेंट, तो कैपलर्स थर्ड लॉ, r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इज कांस्टेंट, पिछले क्लास में आपने पढ़ा है. तो जब r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इज कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, और ये v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r की वैल्यू यहाँ पे जब हम रखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 1 अपॉन r है इंटू 1 अपॉन r
वी स्क्वायर की जगह 1/r रखेंगे, तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये होता है हमारा इनवर्स स्क्वायर रूल। और इसी तरीके से डिराइव करके न्यूटन ने बताया कि F जो है मीन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था हमारा इनवर्स स्क्वायर रूल, जिसको न्यूटन ने इस तरीके से बताया डिराइव करके कि ये हमारा क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर रूल होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और वी कैन ऑल्सो से दैट F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेड दैट in an object, if an object exert a force on another object, then another object exert a equal and opposite force on first object. This is called Newton's third law of motion. मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाती है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे उतना ही और इक्वल डायरेक्शन में क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ठीक है, ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरीके से Newton's third law of motion also holds good from the force of gravitation. This means that when the earth exerts a force of attraction of an object, then the object also exerts an equal force on the earth in the opposite direction. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्थ है हमारा, इसके ऊपर से कोई नीचे अगर ये फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, फोर्स जितना, अर्थ जितना फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगी, नीचे खींचने के लिए यह ऑब्जेक्ट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इसको। जैसा अर्थ नीचे खींचने के लिए फोर्स लगा रही है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर अपने जाने के लिए क्या कर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, या ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको उतना ही फोर्स लगाएगा। इस कंडीशन में ऐसा ही क्यों होता है कि ये ऑब्जेक्ट ही क्या होती है, नीचे आती है, अर्थ क्यों नहीं ऊपर चला जाता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगता है। अगर अर्थ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो क्यों नहीं ये फोर्स, क्यों वो ऑब्जेक्ट ही नीचे आता है, अर्थ क्यों नहीं ऊपर चला जाता है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ यही कहता है इफ ए स्टोन आल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ, देन Why don't we see Earth rising up towards the stone? ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ ऊपर की तरफ उठते हुए दिखाई देता है, क्यों स्टोन ही नीचे की तरफ आता है। इसके बारे में हम जब देखेंगे तो हम जानते हैं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, वेयर फोर्स इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, जितना फोर्स अर्थ लगा रहा है उतना ही फोर्स स्टोन लगा रहा है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड। जब फोर्स इक्वल है तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। कह सकते हैं, मतलब मास जिसका जितना ज्यादा रहेगा एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा, और मास जिसका जितना कम होगा एक्सेलरेशन उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि स्टोन का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है रिलेटेड टू अर्थ। उस कंडीशन में अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा होता है, स्टोन का मास बहुत ही कम होता है। तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन लगेगा इस पे क्या होगा, जितना ज्यादा मास कम रहेगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन लगेगा। इसकी अपेक्षा अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा है, तो उस कंडीशन में इसका एक्सेलरेशन जो होगा एक तरीके से बहुत ही कम या नेग्लिजिबल हो जाएगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा। अगर एक एग्जाम्पल लेके बात की जाए, तो ये क्या हो जाएगा, अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा होता है तो एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और स्टोन का मास बहुत कम होता है अर्थ की अपेक्षा, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और ये स्टोन अर्थ पे गिरते हुए दिखाई देता है या गिरता है। तो ये था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन के बीच का क्या होता है रिलेशन, की किस तरीके से
दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं फिर भी जो है अर्थ पे सारी चीजें गिरती हुई दिखाई देती हैं। ठीक, आगे आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है कि स्वतंत्र रूप से कोई अगर चीज गिरती है तो उसके भी वो कैसे होता है, क्या होता है। द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विथ नो अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल हम उसे कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, स्टोन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं अर्थ पे गिरने के लिए और उस पे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और बाकी कोई भी फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा है, तो ये जिस तरीके से गिरेगी उसको हम फ्री फॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्री फॉल। मतलब इसमें अदर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और स्वतंत्र रूप से क्या हो रही है, गिर रही है। ठीक है, तो ये था आज का क्लास हमारा। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट जब गिरता है तो वो किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होता है, तो जिसके बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।